So good morning, good evening, good night, dear NEET aspirants. My name is Sahil and I am currently a first professional MBBS student at GMC औरंगाबाद. So ये वेलकम टू आवर असाइनमेंट गुरु। और आपको पता ही है ये चैनल अपन ने अपने स्टडी कंटेंट के लिए बनाया था, जिसमें एक्चुअली नीट के टाइम पे मुझे दो तीन प्रॉब्लम्स आई थी बायो में, कि जो मैंने पूरे यूट्यूब पे भी मैंने छान मार के देखा था, पूरे यूट्यूब पे भी, तो वहाँ पे भी मुझे ये वाला फिल्टर नहीं मिला। तो मुझे मेरे टाइम पे ये वाला प्रॉब्लम आया था, तो मुझे लगा कि अपने इस चैनल के ज़रिए वो प्रॉब्लम अपने जो आगे जो नीट के पेपर देंगे उनको नहीं आना चाहिए। ठीक है। सो ये वाली एक मैं नई सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें अपन लोग पूरी की पूरी बायो कवर करेंगे नीट नीट के लिए। और इस बायो में हम लोग क्या करेंगे, एक होता है कि अपन बायो में जो पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेते, तो एक दो बार पढ़ने के बाद है ना वो बहुत बोरियत सा हो जाता है। और जब पेपर में जब वो क्वेश्चन आता है तो अपन को लगता है कि ये तो देखा हुआ था, लेकिन ये था कहाँ पे और इसका क्या हो सकता है। क्योंकि आजकल क्वेश्चंस भी कैसे आ रहे हैं पता है क्या, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, मतलब चार पांच ऑप्शन है और उसमें से कितने बराबर है, 1 2 3 4, ऐसे टाइप में। तो ऐसे भी बहुत से टाइप के क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी के बाहर तो जाता नहीं बिल्कुल भी पेपर, लेकिन अपन को लगता है कि ये कहीं तो देखा हुआ था, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है कैसे। सो उसी प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं ये लाया हूँ कि यहाँ पे अपना ये वाला जो पार्ट है, इस वाले में हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी रखेंगे साइड में, ये पूरी एनसीईआरटी। और मैं इसमें ये करने वाला हूँ कि पूरी एनसीईआरटी में अगर एक चैप्टर है तो चैप्टर के बहुत से सब टॉपिक्स होते हैं, तो हर सब टॉपिक का उसका अलग उसमें वो एक सब टॉपिक की वो एक पैराग्राफ दिया है। उस पैराग्राफ में से कितने पॉइंट एक्स्ट्रा निकल, कितने मेन मेन पॉइंट है जिसपे से क्वेश्चन बन सकता है, वो अपन लोग साइड में लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब इसमें फायदा क्या है अपना, फायदा ये होगा कि अपन लोग पूरा का पूरा अगर एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे तो मैं ये गारंटीड लिख के देता हूँ कि अगर आप भी इसमें से अगर पॉइंट्स निकालेंगे तो यही पॉइंट्स निकलेंगे। और अगर क्वेश्चन में अगर बनेगा तो फिर इसी पॉइंट से बनेगा, ये वाले पार्ट से, इसी में से बनेगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अपन लोग ये सेकंड चैप्टर है अपना एनसीईआरटी का 11th का, बायोलॉजी टू क्लासिफिकेशन। अब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अपने ये दिया है अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट। अगर आप एनसीईआरटी खोल के भी देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है। अब ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी पढ़ने में बहुत बहुत जान पे आता है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट से लाइन कौन सी जिसपे से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अगर इसमें से अगर मैंने ये यहाँ पे लिखा है इसी में से क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आप खुद भी पढ़ के देख लीजिए, फिर भी नहीं, फिर भी इससे अलग पॉइंट आप निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है। सो पहला इंट्रोडक्शन, तो शुरू करते हैं। हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक पॉइंट को अच्छे से देखना और अच्छे से समझना और इसको पूरा का पूरा रटने की कोशिश करना। ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। पहला पॉइंट क्या बोलता है, देयर वर मेनी अटेम्प्ट, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ था तब से बहुत से लोग आए और बहुत से लोगों ने इतने फैले हुए जितने भी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है उन सबको क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। ठीक है। उसमें से एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट to attempt the more scientific basis of the classification. एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन, सबसे फर्स्ट पर्सन। क्यों, बहुत से आके गए, लेकिन ये वाला क्यों था फर्स्ट पर्सन, क्योंकि इट हैज डन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक बेसिस पे इसने किया था। ठीक है। और हाउ, व्हाट ही डिड ही यूज द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कौन से सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू trees, shrubs, and herbs. And he also divided animals into two groups. कौन कौन से, फर्स्ट वन विच आर हैविंग द आरबीसी एंड सेकंड वन विच आर विदाउट आरबीसी। ओके। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट। ठीक है। अब आपको अगर इस पॉइंट पर अगर विश्वास नहीं होता तो फिर ये यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया है मैंने, इसको भी पढ़ के देख लेना, आपके साथ साथ एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी और आपके इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स भी आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स है कि समझो क्वेश्चन यही है, यही इस चैप्टर में से ये जो पॉइंट्स लेके इसी पे से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। तो सेकंड वाला पॉइंट अभी आता है अपना सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में से क्या बोलता है, सबसे पहले यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात की गई है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय लिनेनियस। ठीक है। एंड द ऑर्गेनिजम्स वेर डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स। कौन कौन से, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। ये दो किंगडम्स को क्लासिफाई, ये दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया जाता है सभी ऑर्गेनिजम्स को। फिर उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या था टू किंगडम क्लासिफिकेशन का, दिस सिस्टम डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, unicellular and multicellular, and
फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का डिसएडवांटेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का डिसएडवांटेज क्या था? सबसे पहला, इट डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, इट डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड प्रोकैरियोट एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। एंड देन थर्ड वन, इट इज द फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ये तीनों के तीनों डिस्टिंग्विश करना सेकंड वाले जो किंगडम था, सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसमें हार्ड था। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर बनेगा, यार मैंने भी 3 बार नीट का पेपर दिया, 3 बार। हाँ, तो मुझे पता है इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आएगा और कहाँ से नहीं आ सकता, मैं इतना तो बता ही सकता हूँ। ठीक है, और अगर नहीं विश्वास होता तो ये साइड में अपना एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में से आप एक बार यहीं पे एक बार रीड कर लीजिए। ये तो ये खासियत है इसकी, कि आपकी एनसीईआरटी भी आपकी साइड में दी हुई है, और अपन अपने बुक में एनसीईआरटी की साइड में जैसे जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकालते हैं ना, वैसे मैंने यहाँ पे निकाल के दिए एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स, कि जो अगर क्वेश्चन बना तो इसी में से बनेगा। ठीक है, ये अपना सेकंड पैराग्राफ, इसमें बस इतना ही बोल रहा है। ओके, हाँ, फिर उसके बाद आता है अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या था? अब ये यहाँ पे पैरा इसका, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर एच विटेकर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इट वाज गिवन बाय आर एच विटेकर। क्या किया था? ऑल ऑर्गेनिजम्स वे डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम्स आएंगे। अब ये कौन कौन से किंगडम्स हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ये 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। किसने किया था? आर एच विटेकर ने। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट, और ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? फंगाई वेर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम कॉल्ड एज किंगडम फंगाई। ये लाइन क्यों दी इन्होंने इंपॉर्टेंट? क्योंकि पहले क्या हुआ था, पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में, टू किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया या फिर उसके पहले जितने भी क्लासिफिकेशंस की थे, उसमें हुआ क्या था, प्लांट्स और फंगाई ये दोनों के दोनों एक ही किंगडम में डाले गए थे। क्यों? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट दे बोथ हैव अ सेल वॉल, दोनों के दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन बाद में जब वाइड स्टडी की गई तो पता चला गया कि इसमें का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोसिक है, और इसमें का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना है। ऐसे दो टाइप सेल वॉल तो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन दोनों के अलग स्ट्रक्चर से, दोनों के सेल वॉल अलग हिस्से बने, वो पहले था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने के बाद फंगाई वेर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम कॉल्ड एज किंगडम फंगाई। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम। इस पे क्वेश्चन बनता है, ये रट लेना पांचों की पांचों। इसमें बनेगा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और यूज फॉर द क्लासिफिकेशन बाय आर एच विटेकर और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 पॉइंट है, पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये पांच के पांच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये हो गया अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट। फिर उसके बाद में अब अपन देखते हैं। ठीक है, अब ये कितने पांच है ना, 1 2 3 4 5। इन पांचों के बेसिस पे 5 किंगडम कैसे बने, तो अपन ये यहाँ पे चार्ट देखेंगे। ओके, तो ये चार्ट अपन देख लेंगे यहाँ पे। हाँ, ये चार्ट अपन देख लेंगे। तो इस चार्ट में क्या था, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सबसे पहला कौन सा था? सेल वॉल। फिर उसके बाद में ए सेल टाइप, फिर सेल वॉल, फिर उसके बाद आया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये किंगडम मोनेरा। अब सेल टाइप किंगडम मोनेरा में कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसमें सेल टाइप मतलब कौन से टाइप का सेल प्रेजेंट है, तो इसमें प्रोकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ये चारों के चारों में यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है, एंड प्रोकैरियोट में अपना मोनेरा में यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, सेल। तो उसके बाद अभी ये जो सेल्स प्रेजेंट है इसकी सेल वॉल कैसी? मोनेरा में सेल वॉल है, ओके। किस कैसी है? नॉन सेल्यूलोसिक। नॉन सेल्यूलोसिक है तो फिर बनी किसकी होगी? पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड की। इन दोनों से मिलकर एक सेल वॉल बनती है जो कि मोनेरा में प्रेजेंट है। फिर उसके प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनमें अपने सेल वॉल प्रेजेंट है। देखेंगे अपन, अपने को प्रोटिस्टा किंगडम में गिन के 3 से 4 अपने ऑर्गेनिजम्स पढ़ने। फिर उसके बाद आता है किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई में जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल तो प्रेजेंट है लेकिन इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। फिर उसके बाद है प्लांटे। प्लांटे में जो सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, सबको पता है कौन सा है वाला, उसमें प्रेजेंट है सेल वॉल, सेल्यूलोसिक सेल वॉल, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट। एनिमिलिया, ये अपना सेल्यूलोसिक, और एनिमिलिया में सेल वॉल इज एब्सेंट। फिर दूसरा आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को भी कवर, जैसे सेल को एक सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल कवर करती है, सेल मेम्ब्रेन कवर करती है, वैसे ही न्यूक्लियस को भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करती है। तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंगाई में भी प्रेजेंट है, प्लांटे में भी प्रेजेंट है और एनिमिलिया में भी प्रेजेंट है। तो इन शॉर्ट मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट है और बाकी सब इसमें प्रेजेंट है। ओके, फिर उसके बाद में आएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे बोलते हैं ना, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो वैसे तो इसमें भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेल्यूलर बॉडी है, फिर उसके अंदर प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर है, फिर उसके फंगाई में मल्टी सेल्यूलर विद सम टिश्यूज। मल्टी सेल्यूलर मतलब सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर सब सेल्स मिलके अगर पैक होते सब विद द same structure with all having same functions and same structure, if they togetherly make a tissue। तो इसमें टिश्यू लेवल प्रेजेंट है, प्लांटे में ऑर्गन एंड टिश्यू दोनों लेवल प्रेजेंट है, और एनिमिलिया में टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबके सब प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम देख के ये टिक करके आएंगे, लेकिन वहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट है क्योंकि टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बना और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बना। यही एनसीईआरटी की खासियत है कि इसमें लिखा ऐसा है तो अपना दिमाग लगाना नहीं। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आया था, ऑर्गन सिस्टम सिर्फ ऑर्गन सिस्टम नहीं, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम सभी के सभी टिक करके आएंगे। तो उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये ऑटोट्रॉपिक भी है, ऑटोट्रॉपिक में भी ये कीमोसिंथेटिक मतलब अपना जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाएंगे। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक में ये सैप्रोफाइटिक दिखा सकते हैं, पैरासाइटिक दिखा सकते हैं, होलोजोइक नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे देख लेना, ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, लेकिन वहाँ पे फिर लगता है कि ये तो कहीं भी लिखा भी नहीं था एनसीईआरटी में। फिर आता है प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक है। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक में कौन सा है, यहाँ पे कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों के दोनों है। अब यहाँ पे और फिर उसके बाद फंगाई में आएगा हेटेरोट्रॉपिक में आएगा सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक दोनों के दोनों। प्लांटे में आएगा ऑटोट्रॉपिक में भी आएगा फोटोसिंथेटिक, ओनली एंड ओनली फोटोसिंथेटिक। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा एनिमिलिया में आएगा हेटेरोट्रॉपिक में कौन कौन से आएंगे, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड एक्सेट्रा, मतलब तीनों टाइप। ठीक है, पैरासाइटिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक। ठीक है, ये था अपना इंपॉर्टेंट वाला चार्ट कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अपन ने ये 5 किंगडम्स बनाए। अब ये 5 किंगडम्स किस कौन से बेसिस पे क्लासीफाई किए थे, तो ये 5 बेसिस पे क्लासीफाई किए गए थे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया था, तो उसके अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर द प्लांट्स ड्यू टू। ये सभी के सभी एक ही किंगडम में डाले गए थे, कौन कौन, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, और उसके बाद में फिर साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी ही, और ये सब के सब अपने डाले गए थे, सबके सब अपने डाले गए थे किंगडम प्लांटे में। ओके, हाँ, ये सब के सब अपने किंगडम प्लांटे में, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, सबके सब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट था इसीलिए। फिर उसके बाद में अपना सेकंड पॉइंट आता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद करके जाना। फिर सेकंड वाला पॉइंट है, इट प्लेस्ड टुगेदर। जब तक ये क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं आया था 5 किंगडम का, उसके पहले की बात चल रही है, उसके पहले में अपना दे प्लेस्ड टुगेदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखा 2 किंगडम में मैंने बोला था वहाँ पे, इट डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, and it also do not distinguish between unicellular and multicellular, photosynthetic and non-photosynthetic. So they placed together prokaryotes and eukaryotes। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों के दोनों क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये दोनों के दोनों प्रोकैरियोट्स है। अब ये दोनों दोनों प्रोकैरियोट्स किसके साथ रखे गए थे, विद द अदर ग्रुप्स ऑफ यूकैरियोट। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक क्लामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा वेर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। क्या, क्लामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, दोनों एग्जांपल लर्न कर लेना, क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लर्न करने की जरूरत नहीं, जितने इसमें दिए उतने ही लर्न करना है, उसी पे से क्वेश्चन बनेगा, बाहर बनेगा नहीं। क्लामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, ठीक है, दे प्लेस्ड अंडर द एल्गी। फिर उसके बाद ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, लाइक हेटेरोट्रॉपिक फंगस एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स वेर प्लेस्ड टुगेदर। अब मैंने बोला था दोनों के दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है, उस बेसिस पे दोनों को डाल दिया था एक ही किंगडम में, प्लांटे में, लेकिन बाद में पता चला सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन दोनों का सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है, इसमें काइटिन की बनी फंगस में, और इसमें अपने सेल्यूलोज की बनी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करके ही जाना चाहिए हो जाए। ठीक है, हाँ, तो फिर उसके बाद आता है अपना ये
ये वाला, ठीक है। व्हेन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन केम इनटू कंसिडरेशन, जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को अपन ने कंसिडरेशन में लिया, हाँ, विद ऑल सच कैरेक्टर्स, कौन से, ये जो जितने भी 5 बेसिस पे अपन ने क्लासीफाई किया ना उसको, ठीक है। उसने क्या किया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आने के बाद, किंगडम प्रोटिस्टा, ये किंगडम प्रोटिस्टा, इट पुट टुगेदर क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला विद द पैरामीशियम एंड अमीबा। क्या, सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किंगडम प्रोटिस्टा पुट टुगेदर Chlamydomonas and chlorella with the paramecium and amoeba. उसके बाद, over the time an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only, मतलब over the टाइम के पीरियड के बाद अपन ने क्लासिफिकेशन सिस्टम बस इस बेसिस पे नहीं शुरू किया कि जो फिर बस एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिर रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज के बेसिस पे अपन ऑर्गेनिजम्स को अलग करेंगे, तो उनके पिछले पूर्वज, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को भी अपन उसमें डालने की कोशिश करेंगे कि उस बेसिस पे भी अपन को ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। अब ये जो था ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, ये जो है ना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसमें इतने पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। विश्वास नहीं होता तो फिर ये पूरा का पूरा यहाँ से पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, बस पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। अगर आप भी पढ़ेंगे, अब आपको कैसे, मैंने क्या कर दिया आपको, यहाँ पे एनसीईआरटी भी दे दिया आपको, आपको साइड में, अब आप वहाँ से भी पढ़ लो, वहाँ से पढ़ने के, अगर वहाँ से पढ़ के अगर कुछ बातें नहीं समझती या फिर आपको लगता है कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है जिसपे से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो फिर आप यहाँ पे आ जाइए, ये पढ़ लीजिए, ये, और मैं ये लिख के देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे से क्वेश्चन बना तो बनेगा, नहीं तो इस पैरा में से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आता है अपना फोर्थ सब यूनिट। फोर्थ सब यूनिट में क्या आता है, थ्री डोमेन सिस्टम। अब थ्री डोमेन सिस्टम में क्या होता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री डोमेन सिस्टम आती है। अब थ्री डोमेन सिस्टम में से जो पहले दो डोमेन थे, हाँ, उसमें क्या किया था, मोनेरा मोनेरा किंगडम को डिवीजन करके उसको पहले दो दो डोमेन्स में डाला गया, और बाकी के सभी जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, यूकैरियोट्स, उन सभी को थर्ड डोमेन में डाल दिया था, ठीक है। ऐसा देयर आर थ्री डोमेन सिस्टम दैट आल्सो बीन प्रपोज्ड व्हिच डिवाइड्स Kingdom Monera into two domains and remaining all eukaryotes into third domain, ऐसा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है अपना फिफ्थ सब यूनिट। अब ये यहाँ से निकाला है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पढ़ के देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, अब अपन शुरू करते हैं किंगडम्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा आता है अपना, सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में अपन क्या देखेंगे, हाँ, अब ये पूरा का पूरा किंगडम मोनेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा किंगडम, किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया भी है, यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया भी आएंगे, यू बैक्टीरिया भी आएंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे माइकोप्लाज्मा भी आएगा। अब ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को इसमें से, अब अपने को इसमें से अलग करना है कि जो क्वेश्चंस क्या थे। तो सबसे पहला, किंगडम मोनेरा में सोल मेंबर्स, ये की लाइन है, ये की पॉइंट है, ये की, ठीक है। सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर बैक्टीरिया विच अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल मेंबर्स ऑफ द मोनेरा, तो कौन है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। फिर उसके बाद में दिस बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन किंगडम मोनेरा, ठीक है। अब किंगडम मोनेरा में पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अब ये प्रोकैरियोट्स में से बैक्टीरिया एक ऐसे प्रोकैरियोट्स है, वो एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि जो इस किंगडम का सबसे बहुत ही मेजर पार्ट कवर करता है, मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट वही है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट, मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, सिर्फ ये देखिए, ये लिख के देगा कि इन, और यहाँ पे ऑन नहीं देगा तो लगना इन, मतलब उसके अंदर भी और उसके बाहर भी, किसके, ऑर्गेनिज्म के, एज अ पैरासाइट। मोनेरन्स रह सकते हैं पैरासाइट के, एज उस ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट बन के उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर उसके अंदर, ऐसे, ठीक है। ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। फिर अपना होता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, दे दिस, और जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को अपन ने चार 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 पार्ट में क्लासिफाई करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला था स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब उसको हम बोलेंगे कोकस, बासिलस, विब्रियो एंड स्पेरिलियम, ठीक है। अब कोकस के जो बैक्टीरिया, दिस कोकस बैक्टीरिया आर स्पेरिकल इन शेप, लाइक यहाँ ये देखो, ये डायग्राम में, यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, कोका है। फिर उसके बाद आता है अपना बेसिलस। बेसिलस आता है रॉड शेप, ये अपना आ गया यहाँ पे, ये रॉड शेप, ये दिख रहा है रॉड के जैसे, ऐसे रॉड के जैसे बने हुए, देखो, हाँ। तो उसके बाद फिर आता है कॉमा शेप। कॉमा शेप मतलब ऐसे, ऐसे कॉमा शेप के जैसे, ये यहाँ पे विब्रियो, और उसके बाद भी स्पाइरल शेप स्पेरिलियम, ये, और स्पेरिलियम में फ्लाजिल्ला प्रेजेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाजिल्ला इज प्रेजेंट, तो फ्लाजिल्ला इज प्रेजेंट इन स्पेरिलियम और स्पाइरल शेप,
ये 4 बेसिस पे अपन ने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। फिर उसके बाद में मोनेरा में अपने को कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स पढ़ने, जैसे एक आता है अपना आर्की बैक्टीरिया। अब ये आर्की बैक्टीरिया का यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में से अपन निकालेंगे कि किस पे से क्वेश्चन बनेगा और क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर इसमें भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप खुद यहाँ पे आगे पढ़ लो और फिर देख लेना कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं और कौन से नहीं निकलते। तो आर्की बैक्टीरिया दीज आर द स्पेशल बैक्टीरिया since they live in some of the harsh habitats. These are why archaebacteria are very special than the other normal bacteria, because they live in a very harsh habitat. जहाँ पे किसी का भी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है वहाँ पे आर्किबैक्टीरिया रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, एक्सट्रीम सलाइन एरिया, या इनको बोलेंगे हेलोफाइल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा हॉट स्प्रिंग्स में जो रहते हैं उनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफिल्स, एंड मार्शी एरियाज में जो रहते हैं उनको बोलेंगे मिथेनोजन। मतलब हेलोफाइल्स मतलब हेलो मतलब हेलाइन मतलब जो सॉल्टी कंडीशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंडीशन में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया को अपन बोलेंगे हेलोफिल्स। ठीक है, और उसके बाद है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, अब ये हाई टेम्परेचर मतलब हॉट स्प्रिंग्स में बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है, अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें जो आर्की बैक्टीरिया रहेंगे उनको बोलेंगे अपन थर्मो एसिडोफिल्स। फिर उसके बाद में मिथेनोजन। मीथेन गैस तुमको पता है गोबर से निकलती है, गोबर गैस भी बोलते हैं उसको। अब इसमें से जो ये है, अभी ये बहुत ही गंदी चीज है। तो फिर यदि ये गंदी जो है मतलब एक मार्श एरिया है, मतलब एक थोड़ा गंदी गंदी जगह पे जो रहते हैं उनको उन उन आर्के बैक्टीरिया को बोलेंगे अपन मिथेनोजन। सो ऐसे 3 टाइप के आर्के बैक्टीरिया है। कौन कौन से, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथेनोजन। ठीक है, फिर उसके बाद में why these bacteria are supposed to be और very comfortable, ये बहुत ही comfortable और ये है कैसे लेते हैं, जी कैसे लेते हैं इन सब एरिया में। so just because of their different cell wall structure। ये हो गया अपना पहला important point। और ये दूसरा important point that they have very different cell wall structure than the other bacteria। this feature is responsible for their survival in the extreme conditions। बोला मैंने, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्यों सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू देयर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल स्ट्रक्चर आएगा, सेल वॉल लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मिथेनोजन्स प्रोड्यूस मीथेन। जो मिथेनोजन्स थे, दिस प्रोड्यूसेस मीथेन एंड फाउंड इन द गट ऑफ अ रुमिनेंट एनिमल। रुमिनेंट एनिमल मतलब जैसे गाय हो गई, गाय बैल, ये जो एनिमल्स, जो रुमिनेंट एनिमल्स है ना, इनमें से जो गोबर निकलता है उन गोबर में मिथेनोजन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे बनते हैं अपने गोबर गैस। ये तो पढ़ा ही होगा अपन ने 11th 10th 9th 10th में। फिर उसके बाद में पहला हो गया अपना आर्की बैक्टीरिया। अब दूसरा ग्रुप आता है अपना यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। दे मे बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटिशियस, तीनों के तीनों। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने खुद ने किया हुआ है, पता है क्या, ये वाला। साइनोबैक्टीरिया मे बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटिशियल। दे कैन बी फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल, मतलब सभी के सभी जगह पे प्रेजेंट है। जैसे कि ये यूनिसेल्युलर फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ये फिलामेंटिशियस फॉर्म में भी प्रेजेंट है, और ये कॉलोनियल फॉर्म में भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये हो गया एक। फिर उसके बाद में दूसरा, ये टेरेस्ट्रियल भी है, टेरेस्ट्रियल। उसके बाद ये वाटर में भी रहते हैं। अब वाटर में भी कैसा, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मरीन वाटर में भी रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, साइनोबैक्टीरिया लिव इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशंस और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो सभी के सभी आते हैं यहाँ पे, यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटिशियस, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। फिर उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया में दे हैव अ क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट। ठीक है, एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो ये जो है, ये 3 पॉइंट साइनोबैक्टीरिया में ही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर लगे तो आप देख लेना, यहाँ पे ये साइनोबैक्टीरिया का ये यहाँ पे पैरा दिया है। अब और एक इम्पोर्टेंट बात, साइनोबैक्टीरिया में ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अब इसमें से ना ये भी पढ़ लेना एक बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये क्या करेंगे पता है क्या, ये यहाँ पे दिया है देखो। हाँ, दे कैन फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज्ड सेल। इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको अपन बोलेंगे हेट्रोसिस्ट, और ये हेट्रोसिस्ट दे हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये यहाँ पे डायग्राम है, अब ये डायग्राम में यहाँ पे हेट्रोसिस्ट का डायग्राम दिख रहा है, देखो ये हेट्रोसिस्ट है। हाँ, अब ये हेट्रोसिस्ट क्या करेगा, ये करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल है नोस्टॉक एंड एनाबिना। एनाबिना एंड नोस्टॉक आर द एग्जांपल्स ऑफ द ईयू बैक्टीरिया व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ हेटेरोसिस्ट सेल हेल्प्स इन अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, और उसके बाद फिर आएगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। हाँ, ये वाला पॉइंट भी है इसमें, देखेंगे अपन आगे।
फिर उसके बाद में अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनेरा में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से, ठीक है, जो एनसीईआरटी पढ़ने पर कभी कभी दिखेंगे या फिर कभी कभी नहीं दिखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर में, बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मतलब इनके काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है बहुत ही सिंपल दिखने में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दे शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब ये जो पॉइंट रहता है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सभी के सभी सीधा सीधा रट्टा मार देना, क्योंकि ये ऐसा का ऐसा ही अपने को पेपर में दिखेगा, पेपर में दिखने पर ये मोनोदा किंगडम में आया, ये दीज आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक, ये सही है। दूसरा वाला, दे हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। अब मैंने ये वाला जो फॉर्म है ये बनाया भी ऐसा है कि अगर कोई क्वेश्चन अगर बना भी रहा है तो क्वेश्चन में पहली लाइन ये लिखी होगी, दूसरी लाइन ये लिखी होगी, तीसरी लाइन ये लिखी होगी, और फिर बोलेंगे कौन सा करेक्ट है, तो वो देखना है अपने को, ठीक है। सो दिस शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। थर्ड पॉइंट, मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक। ये सभी के सभी, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ये सभी के सभी क्वेश्चन नहीं, मैंने खुद ये क्वेश्चंस पे मैंने ये सॉल्व किए, ये वाले क्वेश्चन मैं बोलो 3 अटेम्प्ट दिए मैंने, कुछ तो देखा होगा ना एक्स्ट्रा। तो आते हैं मेन इस पे, ये थर्ड पॉइंट, मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक है, बट दे कैन बी फोटो और ऑटोट्रॉपिक, बट दे कैन बी, ये एनसीईआरटी यहीं पे खेलती है, नीट यहीं पे खेल जाता है, ठीक है। मेजोरिटी आर हेटेरोट्रॉपिक बट दे कैन बी फोटो और कीमोटोट्रॉपिक। फिर उसके बाद में आता है अपना थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आता है कीमोसिंथेटिक। अब कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स डू द कीमोसिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनाना, सिंथेसिस, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स ये क्या करते हैं, ये करते हैं ऑक्सीडाइजेस द वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड प्ले द ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, ठीक है। अब कीमोसिंथेटिक, अभी ये पढ़, अब ये समझते हैं, देखो ठीक है, ठीक है। अभी ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये कीमोसिंथेटिक है, ठीक है। अभी कीमोसिंथेटिक क्या करेगा, इसमें एक हेटेरोसिस सेल भी प्रेजेंट रहेगा, ये समझो ये हेटेरोसिस सेल है, ठीक है, ये हेटेरोसिस सेल है। अब ये क्या करेगा, अब ये कीमोसिंथेटिक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट पड़ा है, तो इसको ये डाइजेस्ट करके कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म्स में बनाएगा। अब ये इनऑर्गेनिक फॉर्म एग्जांपल लेते हैं अपन, इसका कुछ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा कुछ ऑर्गेनिक मैटर में, तो ये क्या कर रहा है, रिसाइकलिंग ऑफ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी कर रहा है ना, वही इस पॉइंट में बताया गया, ठीक है। अब ये जब जब लर्न करेंगे ना अपन, तो सीधा का सीधा लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा रट्टा मारना। एनसीईआरटी का खेल ही है कि तुमको समझ में तो आए, लेकिन तुमको ये पूरी की पूरी लाइन एज इट इज लर्न भी होनी चाहिए, इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस लाइन को कुछ भी एनसीईआरटी में से एडिट कुछ भी नहीं किया, अपने मन से एक पॉइंट नहीं डाला वापस, एनसीईआरटी से निकाल के साइड में रखे। Chemosynthetic autotrophs oxidizes the various inorganic substances and plays a great role in recycling of the nutrients like nitrogen। फिर उसके बाद में आता है अपना ये फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया, पढ़ा अपन ने, ठीक है। उसमें से मेजॉरिटी आर डीकम्पोजर्स, एनसीईआरटी यही पे खेलता है, मैं यही बता रहा हूँ बार बार, मेजॉरिटी आर हेटेरोट्रॉप्स बट सम ऑफ देम और कैन बी फोटो और कीमोटोट्रॉप्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो हेटेरोट्रॉपिक है उसमें भी मोस्टली मेजॉरिटी कौन से डीकम्पोजर्स है, एंड दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग, अब देखना, they are helpful in making curd from milk, production of antibiotics and fixing nitrogen in legume। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा, ठीक है, heterotrophic organisms and majority are decomposers, what the function they perform, क्वेश्चन पूछ लेगा नीट में, तो उसमें ये तीन ऑप्शन दे देंगे, कर्ड फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक्स एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन। क्या क्या, कर्ड फ्रॉम मिल्क, फिक्सिंग अपना कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन। अभी तीनों के तीनों पॉइंट है, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया होगा अपने को चौथा वाला, ऑल ऑफ द अबव, तो अपने को टिक कौन सा करके आना है, ऑल ऑफ द अबव। अब ये जिसने मेरा ये वाला लेक्चर देखा है, या फिर जिसने ये बहुत अच्छी तरीके से अब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते ना, ये वाली बात ये ध्यान में आएगी नहीं, ये कहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली बात इतनी ध्यान में आएगी नहीं, क्योंकि बोर्ड ये करके रखा है, और इसमें क्या ये इतना ध्यान देंगे नहीं कोई, और क्वेश्चन बन जाता है इसी पे, और नेट खेल जाता है यहीं पे, ठीक है। तो अब जिसने भी मेरा ये वाला लेक्चर देखा तो उसका तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कंफर्म, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है लास्ट वाला पॉइंट अपना, सम आर पैरासाइट्स, ठीक है, कॉज पैरासाइट से। अब पैरासाइटिक में देखना, अब हेटेरोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक में मेजॉरिटी डीकम्पोजर्स है, डीकम्पोजर्स का काम क्या क्या, तीन काम है उनके, कौन कौन से, सबसे पहला मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ऐसे ही लर्न करना सेम सीक्वेंस में, कर्ड फ्रॉम मिल्क, फिर उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और फिर उसके बाद में आएगा अपना फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स ये यहाँ पे था लेग्यूम्स, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना आता है, अब हेटेरोट्रॉपिक में जो डीकम्पोजर्स है दूसरे पैरासाइट भी होंगे, होलोजोइक तो हो नहीं सकता, ठीक है। पैरासाइट्स क्या करेंगे, दे कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, कौन कौन से, सीसीटीटी, ऐसे याद रखना, सीसीटीटी, ठीक है, सीसीटीटी। अब इसमें क्या था, कोलेरा, ठीक है, सिट्रस कैंसर,
cholera, citrus canker, tetanus and typhoid. cholera, citrus canker, अपना टिटनेस एंड टाइफाइड, कोलेरा, सिट्रस कैंसर, टाइफाइड एंड कोलेरा, टाइफाइड एंड टिटनेस। ठीक है, कौन कौन से चार? CCTT। कैसे कैसे? कोलेरा, सिट्रस कैंसर, फिर उसके बाद में आएगा अपना टिटनेस और टाइफाइड। टिटनेस, टाइफाइड, कोलेरा, सिट्रस कैंकर, कोलेरा, सिट्रस कैंकर, टिटनेस, टाइफाइड, टिटनेस, टाइफाइड, ऐसे करके चारों के चारों अपने को ये लर्न करना है। यहाँ पे भी क्वेश्चन है, तो मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, अपना माइकोप्लाज्मा रह गया। देखो, हाँ, तो अब आता है अपना थर्ड वाला ऑर्गेनिज्म, आता है अपना मोनेरा में माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो ये क्वेश्चन ही, ये सभी के सभी जितने में मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने हर एक सब टॉपिक में लिखे हैं ना, ये इसी के क्वेश्चंस है। आप देख लेना क्वेश्चन, एक बार नोटिस करके देखो, पेपर खोलो बायो का अपना, इसमें अपना बॉटनी का, बॉटनी में ये वाले चैप्टर में से क्वेश्चन देखना, इसी लाइन पे आए होंगे सभी के सभी। फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो एनसीईआरटी में था लेकिन कभी ध्यान गया नहीं। तो माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, पहला पॉइंट। दूसरा, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव, ऐसा नहीं कि सभी के सभी, दे कैन सर्वाइव। ठीक है, कंप्लीटली लैक्स द सेल वॉल, दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सेल वॉल। और उसके बाद दे आर पैथोजेनिक टू बोथ, अब यहाँ पे एंजाइटी खेल जाएगा यहाँ पे, दे आर पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में। ठीक है, ये 4 पॉइंट माइकोप्लाज्मा के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी 4 पे से बनेगा। नहीं विश्वास होता तो ये यहाँ पे माइकोप्लाज्मा का पैराग्राफ पढ़ के देख लीजिए, इससे पॉइंट अलग निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपना, अपन ने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे पहला वाला पॉइंट, सबसे पहला क्या क्या कवर किया अपन ने यहाँ पे कि, हाँ, इसमें इंट्रोडक्शन, सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर किया। फिर उसके बाद में अपन ने दूसरा पार्ट कवर किया कि इसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम एरिस्टोटल ने क्या क्या दिया, एरिस्टोटल ने क्या किया। फिर उसके बाद अपन ने देखा यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने फोर्थ पॉइंट क्या क्या देखा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा। फिर उसके बाद में अपन ने देखा किंगडम, फर्स्ट किंगडम कौन सा? किंगडम मोनेरा, अपन ने मोनेरा का किंगडम देखा। ठीक है, ये अब इसमें भी अपन ने क्या क्या देखा, एक रोड मैप बता रहा हूँ आपको। इसमें भी अपन ने सबसे पहले देखा था यहाँ पे कि सबसे पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट की बैक्टीरिया, द सोल मेंबर्स और वो वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में अपन ने देखा उसमें आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। फिर उसके बाद में अपन ने थर्ड वाला इसमें पॉइंट देखा था कौन सा, अपना साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, और ट्रू बैक्टीरिया। फिर अपन ने फोर्थ वाला पॉइंट इसमें देखा था माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। फिर अपन ने फिफ्थ वाला पॉइंट इसमें देखा था, फिफ्थ वाला पॉइंट कौन सा था इसमें, फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट वाला, कि अब किंगडम मोनेरा में पूरे पैराग्राफ में कुछ ऐसे ऐसे लाइंस भी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन वो कहीं पे लिंक नहीं करते, तो वो वाले अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देखे थे अपन ने इसमें। ठीक है, अब अपन ने जब इतना सब कुछ देख लिया है ना, तो क्वेश्चन इसी पे से, जाहिर है क्वेश्चन इसी पे से बनेगा और इसी को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है अपने को। और मेरे इस वीडियो का सबसे अच्छा फायदा क्या है पता है क्या, कि आपको एनसीईआरटी भी एक साइड में मिल रही है और आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ भी एक साइड में मिल रहा है। और मैंने पूरा पैराग्राफ वाइज एकदम माइन्यूट फिल्टर किया है कि ये पैराग्राफ में से ये इंपॉर्टेंट, ये पैराग्राफ में से ये इंपॉर्टेंट है, समझने में भी इजी जाएगा, इंपॉर्टेंट लर्न करने में भी इजी जाएगा। और क्वेश्चन क्या है, इसी में से खेलने वाला है, आने दो, एक दो बार अगर पढ़ भी लिया होगा तो फिर एक लिंक हो जाएगा ना, यहाँ ये है, ये टिक करेंगे, ये टिक करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना पहला वीडियो। पहला वीडियो में हमने कवर किया अपन ने ये सब टॉपिक्स, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये इतना सब कुछ अपन ने कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे दूसरा किंगडम, किंगडम फंगाई। ठीक है, अपना किंगडम प्रोटिस्टा देखेंगे, फिर उसके बाद में सभी किंगडम्स अपन कवर करेंगे। ओके, सो आशा है कि आप सबको ये वाला मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। और आपको अगर कुछ डाउट्स वगैरह है या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा और कुछ चाहिए इसमें मेरी तरफ से कुछ चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। मैं कमेंट में बहुत ज़्यादातर एक्टिव रहने की कोशिश करूँगा और आपको जितनी हो सके उतनी मदद मैं आप सबकी करूँगा। क्योंकि मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मेरे टाइम पे मुझे ये वाला फ़िल्टर नहीं मिला था। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता था पता है क्या, कि अब मैंने लेक्चर्स देखे, लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे, पूरे के पूरे कवर होल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी नहीं रखी होती, वो पूरे के पूरे अपने पॉइंट लेके जा रहे।
तो मेरा ऐसा विश्वास नहीं बैठता था उन पे कि यार सच में ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में इसने एक्स्ट्रा तो नहीं किया, या फिर एनसीईआरटी में जो लाइन जैसी फील देती है ना वो उसने वैसा लिखा है या कुछ एडिट करके लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी समझना एक बात है, उसके बाद 2-3 रिवीजन के बाद एनसीईआरटी का फील लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी की ये लाइन ऐसी लिखी है तो इसको मुझे ऐसी की ऐसी लर्न करना है, क्योंकि पेपर में भी ऐसी की ऐसी आएगी। उसके बाद ये बन जाती है फोटोग्राफिक मेमोरी, और वहां पे विद इन सेकेंड्स टिक हो जाता है आंसर। वही स्टेज तक मुझे आप सभी को लाना है, इसलिए मैंने ये वाली सीरीज शुरू की। ठीक है, तो तो ये तो था अपना लेक्चर। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल के। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जिन लोगों को सच में ज़रूरत है ऐसे 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 ये नई टाइप की टीचिंग की, तो उन सबको प्लीज़ शेयर करें। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।